Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you make. How are you? Welcome to my channel. So guys, today we are going to start a new topic from the chapter or from the unit chemical bonding and molecular structure. We have already started this unit. Okay, so guys, हम लोग आज start करने वाले एक नया topic. So that is from chemical bonding and molecular स्ट्रक्चर. सो केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. और एक गाइस हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है, ये यूनिट. सो गाइस हम लोग का जो लास्ट हम लोग ने जो स्टडी किया था इस चैप्टर के बारे में, दैट इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन. ओके, सो बेसिकली वी हैव सीन दैट G.N. Lewis and Kosel have did independently do some works. Okay, सो बेसिकली जो कोसल थे वो जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर काम किया, और जो लुइस है ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर काम किया. और ये तुम लोग को शायद क्लास 10 में एक मिला था कि लुइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत फेमस है. तो वो रिप्रेजेंट क्या करता है जनरली, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स. तो जनरली आज हम लोग वो सब चीज़ पढ़ने वाले हैं कि हाउ डू एटम्स कंबाइन. हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्यों एटम्स कंबाइन होते हैं. ठीक है, तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट वहाँ से उठ के आते हैं जनरली. तो जनरली आज हम लोग आज कुछ नया सीखने वाले हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. सो दैट इज हाउ डू एटम्स कंबाइन. ओके, सो हाउ डू एटम्स कंबाइन में बेसिकली इट फॉर्म्स वाया two process. Here two process will be involved, or you can say simply two bond will be arise. Basically two bond. One is electrovalent bond. मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको समझाऊंगा मैं. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और बोल सकते हो आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो. और एक प्रोसेस उठ के आते हैं यहाँ से, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दो बोल सकते हो, दो प्रोसेस फिर से इन्वॉल्व होते हैं. दैट इज वन इज यू कैन से कोवेलेंट बॉन्डिंग, और एक आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बोल सकते हो डैडी बॉन्ड. ठीक है गाइस, तो आज हम लोग बेसिकली टुडे वी हैव आवर मेन मोटिव इज दैट वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. ठीक है, एंड आफ्टर दैट द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, इसको समझने के बाद हम लोग ये कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में समझेंगे. देखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में तुम लोग जानते भी हो शायद. In class 10 you have studied. So covalent bonding means mutually sharing of electrons. What do you mean by mutually sharing of electrons? That means अगर दो particularly element है, suppose A and B, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया. मैं आ रहा हूँ इसमें बात करूँगा मैं. तो अगर दोनों म्यूचुअली दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों एलिमेंट से आया है और दोनों मिला के एक बॉन्डिंग बनता है, एक बॉन्ड होते. तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे एक ए का है, एक बी का इलेक्ट्रॉन है. तो इस टाइप का बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग. बट अगर डैटिक बॉन्ड के बारे में आओगे तो कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है किसी और एक स्पेसिस को. जैसे यहाँ पे ए दो इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है, ऐसे नहीं पूरा फुल्ली दे रहा है मतलब, बट उसके साथ बॉन्डिंग आने के लिए दो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए. तो ये कौन सप्लाइड कर रहा है, यहाँ पे ए सप्लाइड कर रहा है. तो इस टाइप का बॉन्डिंग हम लोग बोलते हैं जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डैडी बॉन्ड. मतलब एक ही स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, या बोल सकते हो एक ही स्पेसिस से या एक ही एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके एक बॉन्डिंग बनाना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डैडी बॉन्ड.
और अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में आते हो तो जनरली यहाँ पे क्या होते हैं, जनरली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, बोल देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। और जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी होगा तब यहाँ पे क्या होंगे, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जब अट्रैक्ट होंगे तब तुम बोल सकते हो कि सर यहाँ पे एक अलग तरीके का बॉन्डिंग होते हैं, जनरली आयनिक बॉन्ड, जिससे आयनिक सॉलिड बन जाते हैं। आयनिक सॉलिड के बारे में भी तुम लोग ने पढ़ा था इन क्लास 10, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे लिटिल बिट, जो बेसिक है हम लोग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, कि हाउ डू एटम्स कंबाइन में ये दो तरह का बॉन्डिंग अराइज होते हैं। एक होते हैं म्यूचुअल, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, और सिंपली यू कैन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको अलग अलग नाम है, इसको डेटिव बॉन्ड। और एक हम लोग ने देखा कि वो है कोवलेंट बॉन्डिंग। और एक प्रोसेस हम लोग ने देखा जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और सिंपली यू कैन से आयनिक बॉन्ड। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके आगे मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं इसको अभी रफ कर रहा हूँ, मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड लुईस सिंबल्स, यू कैन से, इसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ, ठीक है। तो लुईस सिंबल के बारे में सब लोग जानते भी हो। ये लुईस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। So what do we represent from the Lewis symbols? So from the Lewis symbols we represent the valence electrons that is present in the outermost shells. Yeah guys, तो ये भी चीज़ तुम लोग पढ़ के आ चुके हो इन फ्रॉम क्लास 10, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से क्लास 10 बुक को नहीं देखना है, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सो ये जो लुईस सिंबल्स है, ये लुईस सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी पार्टिकुलर एटम्स, दैट इज कहाँ पे रहते हैं जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, विच प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल्स। जैसे मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, सब तुम लोग ने ये सब चीज़ स्टडी किया क्या या नहीं, ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सपोज कोई भी एक एटम मैंने लिया, तो बेसिकली इनर मोस्ट सेल तो अंदर होते हैं ना, जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो शेल होते हैं, नहीं भी हो सकता है, ऐसा हर समय होगा, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है, तो न्यूक्लियस के बाद जो एक शेल होंगे वही आउटर मोस्ट शेल है हाइड्रोजन के लिए। सिमिलरली हीलियम का देख लो, लिथियम का देख लो, बट लिथियम में क्या होता है 1s2 2s1, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में एक सेल मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और बाहर में सपोज एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सपोज ग्रीन कलर से मैं नोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैलेंस शेल्स कौन सा होंगे, और वैलेंस शेल मतलब इट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल्स। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरली लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ हम लोग को एक पर्टिकुलर आइडिया देता है कि उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब, बट वैलेंसी बहुत अलग होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर ग्रुप 13 तुम इनकाउंटर कर रहे हो तो उसका वैलेंसी होता है क्या, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। व्हाट अबाउट द ग्रुप 14, ग्रुप 14 में वैलेंसी होते हैं 4। व्हाट अबाउट द ग्रुप 15, तो इसमें क्या करना पड़ेगा तुमको, 8 - 5 दैट इज 3। सो यहाँ पे वैलेंसी होते हैं 3। सो अगर ग्रुप 14 से ज़्यादा हो जाते हैं, या बोल सकते हो कि सर अगर वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो रहा है, अगर 4 से ज़्यादा हो रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, अगर ग्रेटर देन 4 हो जाता है तब 8 माइनस क्या करना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा या वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उससे माइनस करो, 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन से।
तो ऐसे भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि उसका वैलेंसी कितना होगा। बट एक्चुअली में एक चीज़ तो इंडिकेट हो रहा है ना कि जितना वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उसका वैलेंसी होंगे नहीं। इसमें तुम्हारा एक इसमें बोल सकते हो कि ये एक लिमिटेशंस भी बोल सकते हो इन केस ऑफ लुइस। और लुइस ने एक चीज़ बताया सिर्फ कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं उसका वैलेंसी। मैं अगर यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, बट नॉर्मली इट इज़ नॉट, बेसिकली इट इज़ नॉट, because group 13 3, group 14 4, what about the group 15? You have to minus 8 minus the number of valential electrons। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि जनरली हम लोग वैलेंसी भी निकाल सकते हैं फॉर ग्रुप 1 टू ग्रुप 17। यू कैन से ग्रुप 18 में वैलेंसी तो जीरो होते क्योंकि कोई भी वो ऑलरेडी ऑक्टेट में है, मतलब वो एक ऑलरेडी एक स्टेबल फॉर्म में है, तो उसको नहीं चाहिए किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म होने के लिए, उसको नहीं चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप 18 का वैलेंसी जीरो होते हैं। तो जनरली लुइस सिंबल से हम लोग को ये सब चीज़ का आइडिया मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत नया टॉपिक है, एक पुराना टॉपिक है, दैट इज़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम क्लास 10। तो यहाँ पे से भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। सो मैंने एक आइडिया दिया तुमको कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मैं फिर भी एक बार बोल देता हूँ, सपोज मेरे पास एक बड़ा सा एक एलिमेंट लेता हूँ, सोडियम लेता हूँ, सॉरी एक मैं एलिमेंट लेता हूँ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सो कितना होगा 1s2 2s2 2p6, इसका होगा 3s1। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस शेल होगा कितना 3s1। ठीक है, जैसे तुम लोग ने पढ़ा था के शेल, एल शेल, एम शेल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 शेल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये के शेल है, ये एल शेल है, और एक लास्ट शेल जो है ये हो गया एम शेल। तो ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, राइट। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसका इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर। कितना है, हम लोग लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं हम लोग 281। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं इसको अगर इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर में लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मल बात है, यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ सोडियम को, तो सोडियम में लिखूंगा पहले, और यहाँ पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको, वैलेंस शेल, सिर्फ वैलेंस शेल में इंडिकेट करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इट हैज़ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर है। सिंपली यू हैव टू शो दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी। ओके, नाउ या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। तो कोई भी एलिमेंट का दे तुम लोग आराम से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। जस्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट द वैलेंसी, यू रिप्रेजेंट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स फॉर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ये था लुइस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर के बारे में एक आइडिया। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और सिंपली यू कैन से आयनिक बॉन्ड। सो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, या आयनिक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो देखो एक चीज़ है, हम लोग ने लाइफ में बहुत सारा एग्जाम्पल देखे, जैसे एक सॉल्ट लेता हूँ मैं, जो हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट सॉल्ट है इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड NaCl। देन some other compound I am taking, calcium difluoride CaF2 is very important compound from calcium, magnesium bromide MgBr2। ठीक है, इसके बाद और भी अगर कंपाउंड देखना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फाइड CaS। ठीक है, देन एनी अदर कंपाउंड I want to cite Na2S sodium sulfide। So these are the very very important compound you can say. Now how they combined, how the two atoms combine, yeah, how the three atoms combine if it is a triatomic. See here only two atoms is involved, sodium and chlorine,
Here calcium and 2 fluorine, that is called triatomic, you can say. Magnesium and 2 bromine, it's also a triatomic. Calcium and sulfur, diatomic. 2 sodium and 1 sulfur, that is again a triatomic molecule, you can triatomic compound, you can say. Now our main discussion is that in this particular topic that how these elements combines. इसलिए हम लोग का जो टॉपिक था हाउ डू एटम्स कंबाइन में, तो जनरली ये लोग कंबाइन कैसे होते हैं, सो विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा, ये सब एग्जाम्पल्स के बारे में कैसे कंबाइन होते हैं, ये सब कंपाउंड के बारे में हम लोग देखेंगे बाय साइटिंग सम पर्टिकुलर मैकेनिज्म यू कैन से, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रो मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेना देना ऐसा कुछ होगा मतलब, और वैलेंट मतलब वैलेंसी भी बोल सकते हो। सो जितना भी वैलेंसी होंगे वही डिटरमाइन करेंगे, मतलब जैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर ये इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग मतलब एक होंगे पॉजिटिव एक होंगे नेगेटिव, यही होता है आयनिक बॉन्ड। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, जब दोनों आपस में थोड़ा पास आ जाते हैं, इट फॉर्म्स एन आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो जनरली वो सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जनरली यहाँ पे अगर ऐसा कोई बॉन्डिंग होता है, इफ़ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ओके, इफ़ ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड by complete transference of one or more electrons। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जनरली यहाँ पे ट्रांसफरेंस होंगे एक और दो इलेक्ट्रॉन्स, नॉर्मली एक और दो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली ट्रांसफरेबल होंगे, कोई देगा कोई एक्सेप्ट करेगा, बट क्या क्यों एक्सेप्ट करेगा या क्यों लूज करेगा, वो मुद्दा क्यों आ रहा है यहाँ पे, इस डेफिनेशंस में ये सब मुद्दा क्यों आ रहा है, पहली बात। तो जनरली एज पर द डेफिनेशन इज टेलिंग अस दैट इफ when a bond is formed when a bond is formed by complete transference of electrons from one atom to another, so as to complete their what outermost orbits by acquiring 8 electrons, that is octet, or 2 electrons, that is duplet in case of hydrogen, lithium, and hence acquire the stable noble gas configuration, the bond formed is called ionic bond और electrovalent bond भी बोल सकते हो। तो जनरली हम लोग एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रॉम वन स्पेसिस टू अनदर स्पेसिस टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। बट ऐसे सच में ऐसे होते हैं कि नहीं, तो हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले ये मैकेनिज्म को कि कैसे ये लोग फॉर्म होते हैं। तो आज हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो एक्सप्लेनेशन में कुछ लिखने का ज़रूरत तो नहीं है, बट हम लोग को सिर्फ चेकआउट करना है कि कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं अगर दो एटम्स कंबाइन होते हैं, तो किस हिसाब से आयनिक बॉन्डिंग फॉर्म होते हैं। तो जनरली हम लोग आज देखने वाले हैं कि अगर कोई भी एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन, इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स then it has a negative charge। तो कोई भी अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, प्रोटॉन कम हो रहा है, इसलिए पूरा एटम का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, प्रोटॉन कम हो रहा है, और प्रोटॉन कहाँ पे रिसाइड करता है, वी ऑल नो इन द न्यूक्लियस ओनली। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। If it gains electron, then it is a negative, it acquires negative charge। So what does it indicates? So यहाँ पे हम लोग through explanations हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो आज हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये लोग फॉर्म करता है तुम्हारा आयनिक बॉन्डिंग, यू कैन से। तो मैं स्पेसिस लेता हूँ, सपोज ए, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है ये। तो सपोज इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें चार्ज प्लस होंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट मीन्स प्लस ई नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये सब्सटेंस ए इट इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज एक्वायरिंग प्लस चार्ज। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ तो हो रहा है कि अगर कोई भी एक और एक सब्सटेंस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन मतलब गेन कर रहा है, इट फॉर्म्स एन बी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो सब्सटेंस लूज कर रहा था इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को ये सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस बी इट इज गेनिंग एंड इट फॉर्म्स अ बी नेगेटिव। नाउ व्हाट okay, it forms now A positive and B negative. Now what will be the next criteria, how this A and B will come together? So for that, when these two atoms, when this generally when these two types of substances, when they will combine to each other, that is A positive and B negative, when they will combine to each other, it forms AB, and this is known as, and this bond between the two species forms an AB, and we know that A has positive charge and B has negative charge. Suppose they combine to each other, so this positive and negative charge means what? It forms a neutral salt. Basically, it is also known as the bonding between the A and B will be known as ionic bond, or you can simply say electrovalent bond भी बोल सकते हो। तो दोनों के बीच में अभी क्या बॉन्डिंग है, जब दोनों क्लोज आ जाएंगे, बहुत दूर से जब क्लोज आ जाएंगे, थोड़ा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे, तब कोलिशन कर जाएंगे, the two substance will be collided to each other and it forms a substance, a new substance, that is AB, which we call as salt. Obviously positive and negative charge is present, that is sodium chloride, like sodium chloride, sodium is positive and Cl is Cl negative, so that's why the bonding is known as electrovalent bond और ionic bond भी बोल सकते हो। ऐसे अगर बॉन्डिंग ओकर होता है तो बोल सकते हो यहाँ पे ये एक आयनिक बॉन्डिंग है। बट ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। क्यों लूज कर रहा है? लूज करने के बाद भी देखा जा रहा है कि ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब एक नोबल गैस है, हम लोग देखेंगे बाद में, डिस्कस करेंगे। और बी, जब इलेक्ट्रॉन एक गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तब इट एक्वायर्स अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, और दोनों जब एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, दोनों में जो बॉन्डिंग होंगे वो बॉन्डिंग का नाम है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सो उसमें बहुत सारा बोल सकते हो, ये जो बॉन्डिंग बनता है ना, ये बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड विल डिस्कस। ओके, जस्ट अभी का ये चीज़ तुम लोग जान लो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते, वो एग्जाम्पल में हम लोग को और क्लियर हो जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल है कि फॉर्मेशन ऑफ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये हम लोग का बहुत इम्पॉर्टेंट एक बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है इन आवर डाइट, डेली डाइट। जो ज़्यादा लेते हैं वो लोग को हाइपरटेंशन से ज़्यादा सफरिंग होते हैं, हाइपरटेंशंस। ठीक है, बॉडी में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा हो जाने से क्या हो जाता है, उसका वो पर्सन हाइपरटेंशन से जूझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ने वाले दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैसे सोडियम क्लोराइड फॉर्म होते हैं। तो फॉर दैट सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग लिख डालो। सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर इज 11। सो एटॉमिक नंबर 11 मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 281 लिख सकते हैं। तुम लोग लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया, सो जनरली 281 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे वैलेंस शेल कितना है, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट उसको ऑक्टेट होने के लिए कितना चाहिए, 2 और 8 होने से उसको नियन हो जाएंगे। 2 और 8 मिलके क्या हो जाता है, 8 + 2 मीन्स 10, और 10 मतलब नियन।
तो उसको जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा है और ये क्या कर सकता है, ये लूज कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जनरली किसी को दे सकता है बेसिकली. So that's why metals are always electropositive in nature because they always lose electrons. बट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है. तो हम लोग उस चीज़ को अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है गाइस, तो हम लोग ने देखा सोडियम का कितना है एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने KLM शेल में लिखा, दैट इज 281. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप हियर. सो हियर इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, it will lose one electrons, it will lose one electrons. तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम में क्या हो जाएंगे, 2 8 हो जाएंगे और एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, Na पॉजिटिव. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इट एक्वायर्स द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. और ये जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, ये कॉन्फ़िगरेशन देख के हम लोग को क्या लग रहा है, ये एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड नियन. हीलियम, इसके बाद आता है नियन. तो एक नियन नोबेल गैस अचीव कर रहा है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली, और ये जब 2 8 बन रहा है इट फॉर्म्स इन सोडियम आयन. बट ये सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या अचीव कर रहा है, एक नोबेल गैस अचीव कर रहा है. तो इस सब्सटेंस को हम लोग नहीं बोल सकते कि ये बहुत अनस्टेबल है. तो कभी कभार तुम लोग को ऐसे भी मिलेंगे कि कोई सब्सटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होने से वो स्टेबल नहीं है, बट ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक नोबेल गैस अचीव कर रहा है भाई, तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो. नेक्स्ट, अगर क्लोरीन के बारे में आते हो, क्लोरीन का होता है 17, वी ऑल नो. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 287. सो 287 मतलब यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287. तो यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन. किससे एक्सेप्ट करेंगे, सो इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन which is loosed by सोडियम एटम. तो ये जो सोडियम एटम जो इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो ये पे क्या करेंगे, जनरली इट विल एक्सेप्ट इट एंड क्लोरीन इट विल फॉर्म व्हाट, क्लोरीन इट विल फॉर्म 288. और 288 क्या इंडिकेट करता है, ये आर्गन है 288, दैट इज ऑल्सो अ नोबेल गैस. तो देख सकते हो यहाँ पे Cl नेगेटिव बन रहा है और यहाँ पे Na पॉजिटिव बन रहा है, पर दोनों में ही क्या बन रहा है, दोनों में ही इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली इन दिस प्रोसेस क्लोरीन, जो क्लोरीन हो रहा है, इस क्लोरीन का नाम होंगे क्लोराइड आयन. और इसने जो सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका नाम है सोडियम आयन. ठीक है, now how do we have, what the next step we have, so we have generally now we have two species, one is sodium ion and another one is Cl negative. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरली यहाँ पे दो चार्ज यहाँ पे मतलब जनरेट हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक हुआ नेगेटिव चार्ज. तो अभी जब ये दोनों आपस आ जाएंगे, वापस मतलब जब ये दोनों कंबाइंड होंगे या अप्रोच करेंगे, क्लोज अप्रोच करेंगे, तब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरली जब दोनों आपस आ जाएंगे, थोड़ा अप्रोच करेंगे, क्लोज अप्रोच करेंगे, तब क्या होंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेंगे. तो जनरली यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जब दोनों अप्रोच, एज दे अप्रोच ईच अदर, जब अप्रोच करेंगे दोनों आपस में, तब क्या होंगे, यहाँ पे दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो दे विल हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये लोग क्या होंगे, बॉन्ड, मतलब दे आर होल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये लोग क्या होंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे बोल सकते हैं. सो दे विल हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे ये दोनों जब कंबाइन करेंगे
ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब दोनों एटम्स कंबाइन होंगे which is have one has positive charge and the another has negative charge, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरली, तो यहाँ पे ये दोनों जब आपस में आ जाएंगे तब यहाँ पे एक ऐसे करके एक पर्टिकुलरली एक चीज़ बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं Na, सॉरी यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ नहीं करूँगा, Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो जब दोनों अप्रोच करेंगे एकदम मतलब बहुत सामने अप्रोच करेंगे, जब दोनों एक साथ अप्रोच करेंगे तब क्या होंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस है तो वहाँ पे कोई रिपल्शंस नहीं होंगे, वहाँ पे अट्रैक्शंस होंगे। जब दोनों आपस आ जाएंगे तब क्या होंगे, यहाँ पे जनरली दे हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब दोनों एटम्स अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके कुछ पर्टिकुलरली यहाँ पे एक कंबाइंड स्टेट में दोनों मिलेंगे मतलब। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, और इस स्टेप्स को हम लोग और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस स्टेप को हम लोग और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस स्टेप को और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। जैसे सोडियम है, तो सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 281 है ना, और क्लोरीन के पास कितना है 3 4 5 6 7 है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब दे देगा, क्योंकि सोडियम एक मेटल है और मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो जब सोडियम क्या करेंगे, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को प्रोवाइड करेंगे तब क्या हो सकता है जनरली, यहाँ पे भी ऐसे कुछ स्टेप्स बनेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों वापस में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अट्रैक्शन के द्वारा ये लोग क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग इस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ऐसे भी डायरेक्टली भी वो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि कैसे ये लोग कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, सो जनरली यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला हम लोगों को कि जब ऐसा बनेंगे तो यहाँ पे 28 और यहाँ पे 288 होंगे। सो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो और बेसिकली इसको हम लोग कैसे लिखते हैं जनरली, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड।